फेथ और बिलीफ में फ़र्क क्या है? जो मजहब फेथ की बात कर रहा है ना, उसी से जाके पूछ लो ना। आपके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं है। का रिलीजन पूछने नहीं देता। आप विदाउट कोई बेसिस यकीन तक पहुंच जाते हो। कुरान मजम्मत करता है कि अपने आबाओ अजदाद के दीन को ना मानो, जाके रिसर्च करो, मालूम करो हकीकत क्या है। अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है मुझे नहीं पता। एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन को जावेद अख्तर साहब शुरू करते हैं। कहते हैं कि भाई फेथ और बिलीफ में फ़र्क होता है, और वो कहते हैं फेथ वो चीज़ होती है जो आपको जो है कहती है कि भाई क्वेश्चन नहीं करो और जो भी चीज़ है सरेंडर कर दो। यानी फेथ का मतलब ये है कि भाई आप क्वेश्चन नहीं करो, सरेंडर कर दो। और उसके अंदर बेसिकली वो कहना चाह रहे अंधविश्वास होता है, जबकि हम ये मानते हैं कि एक्चुअली एथीज़म अंधविश्वास के ऊपर मबनी है। लेकिन हम लोग इसको साबित करेंगे। अब ये कहते हैं कि फेथ और बिलीफ में फ़र्क है ये, और मुफ्ती साहब ने इसका जवाब भी दिया कि भाई फेथ और बिलीफ जो है दोनों, अगर हम कहें दोनों भी सही हो सकती है, दोनों भी गलत हो सकती हैं, लेकिन उसका मेयार क्या होगा? वो डेफिनेटिव वो आर्ग्यूमेंट होगा कि आपके पास दलील हो अपनी बात की, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हो, जो अनडिनाएबल रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हो, आप वो पेश करें। तो उन्होंने जवाब भी दिया था। लेकिन ये पॉइंट आया कहाँ से कि फेथ और बिलीफ में फ़र्क क्या है? इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें। जी, बस एक नुक्ते की तरफ मुझे इशारा करना है इसी फेथ के हवाले से। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फेथ को जो है हमेशा से दीन के साथ और मज़हब के साथ और रिलीजन के साथ जोड़ा गया है, ये हम देखते हैं और तारीख़ रही है इसकी। तो भाई कॉमन सेंस की जो बात करते हैं, यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात ये है कि जो रिलीजन, जो मज़हब फेथ की बात कर रहा है ना, उसी से जाके पूछ लो ना कि तुम जब फेथ कहते हो, जो है जैसे इस्लाम में ईमान कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में मिसाल के तौर पे फेथ इन इस तरह से कुछ कहते हैं, तो उन्हीं से जाके पूछ लो ना कि फेथ क्या है। आप कहीं से एक फेथ की डेफिनेशन पिक एंड चूज़ कर लिया आपने, और उसको जो है तमाम मज़ाहिब और रिलीजन्स पे आके आपने थोप दिया। यानी ये जनरलाइजेशन जो है, ये कौन सी एकेडमिक फ़िज़ा में जो है आपसे काबिल कबूल है? तो पता है कि ये जब आप खुद जब कह रहे हैं कि आप ये, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा कि आप जाहिलियत की फ़ज़ा से, यानी जो रिलीजियस हैं उनसे कहें कि आप जाहिलियत की फ़ज़ा से निकले, तो ये क्या है भाई? यानी ये क्या है कि आप आकर फेथ की कहीं से, शायद एक ही किताब उन्होंने पढ़ी है, शायद वो भी सही से नहीं पढ़ी है, बहुत माजरत के साथ, बर्नार्ड रसल वाली साइंस एंड रिलीजन, कि उसमें उन्होंने जो है इनफाइनाइट रिग्रेस वगैरह की गुफ्तगू की, कम से कम उसको पढ़ लेते तो वहाँ से समझ में आ जाता उनको कि क्या है वो, कम से कम कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टिंजेंट वगैरह। तो बात ये है कि हम किस फेथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि फेथ काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है रिलीजन से। तो अगर आप इस्लाम की बात करें कि इस्लाम फेथ के बारे में क्या कहता है, तो हाँ, यहाँ पे हम कुछ जवाब दे सकते हैं। क्रिश्चियनिटी से आप पूछे तो वो शायद कोई अलग जवाब दें, तो आपको अलग डील करना पड़ेगा ना। तो फेथ और बिलीफ को इस तरह से पहले तो आप जो है पेश करें जी। यानी ऐसे ही आप एक डिस्कशन नहीं खोल सकते, कोई आर्ग्यूमेंट का बेस नहीं है। जबकि कुरान मजीद बार बार कह रहा है अफला ताक़िलून अफला तदब्बरून, क्यों तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हो, क्यों तुम तदबीर इस्तेमाल नहीं करते हो। खुदा कह रहा है ज़मीन और आसमान में मेरी निशानियों को ढूंढो। खुदा कह रहा है उलिल अलबाब, वो लोग जो अक्ल को इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे वाले हैं। खुदा कुरान में बार बार अक्ल को इस्तेमाल करने कह रहा है, और ये आके कह रहे हैं कि नहीं भाई। अच्छा, अभी ये डिबेट के अंदर भी ये चीज़ साबित हो गई कि एक तरफ मुफ्ती साहब हैं जो पढ़ के आए हैं, जो नॉलेज को, वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स को इल्मी टर्मिनोलॉजी से पेश कर रहे हैं, वो इल्मी बात कर रहे हैं, आप इमोशंस की बात कर रहे हैं, और आपके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं है, और आप सामने वाले को क्लेम कर रहे हैं कि आप बिना एविडेंस के बात करते हो, आपका रिलीजन पूछने नहीं देता, आप विदाउट कोई बेसिस यकीन तक पहुंच जाते हो। ये सामने वाले को कह रहा है जो सारी दलीलें एकेडमिक लेके खड़ा है, और ये खुद दलील नहीं देना चाह रहे और कह रहे मैं सारी चीज़ें मेरी एविडेंस के साथ है। अब ये यानी कह रहे एक चीज़, कर रहे उल्टी चीज़। हाँ, और तो वो भी जो उन्होंने, जैसा आपने कहा कि जो किताब को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो किताब के बारे में भी खुद उनका ईमान नहीं है, क्योंकि वो किताब में ही जो फेथ जो कह रहे हैं कि भाई ब्लाइंड फेथ है, तो आपने ब्लाइंड फेथ उस किताब पे रखी है, जबकि उस किताब में जो लिखा है वो भी आप पढ़ के नहीं आए हैं।
यानी कि जो लिखा है उसको हमने आंख बंद करके मान लिया, बगैर इसके कि दूसरे स्कॉलर्स ने इसके बारे में क्या कहा है, रेफ्यूटेशन में क्या कहा है, अब उसके बाद आप नतीजे पे पहुंचे ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपने एक किताब पढ़ ली बस पूरी दुनिया के आप यानी खुद एविडेंस के बगैर कन्विक्शन, बहुत ज्यादा कन्विक्शन, सामने वाला एविडेंस बता रहा है कि मेरे कन्विक्शन का ये एविडेंस है, ये कह रहे एविडेंस तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, वो भी कहेंगे आधे घंटे के बाद, लेकिन कहेंगे तुम बगैर सवाल पूछे ऐसे कैसे मान लिए, बताओ मुझे। अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर फेथ को हम लोग यानी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में हम वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि हमारा अकीदा चाहे खुदा के वजूद पर, तौहीद पर, खुदा के अदल व इंसाफ पर, नबी की नबूवत पर, इमामत पर और माद पर यानी रोज़े क़यामत पर या आखिरत पर, ये तमाम अक्ल से साबित करना होगा। यानी तब जाके, बल्कि कुरान मजम्मत करता है कि अपने आबा व अजदाद के दीन को ना मानो, जाके रिसर्च करो, मालूम करो हकीकत क्या है। उसके बाद ईमान की बारी आती है। पहले खुदा को साबित करो एविडेंस के साथ, फिर ईमान लाओ, फिर अमल करो, ये बाद में चीजें आती है। जब एविडेंस हो, पहला नॉलेज है, फिर ईमान है, फिर अमल की बात अमल की बारी है। तो ये हमारे यहाँ का सीक्वेंस है। तो इंशाल्लाह कि जावेद अख्तर साहब या उन जैसे लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, और जो किताबें पढ़ रहे हैं हम लोग, किताबों से आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, ये किताबों में ये आर्ग्यूमेंट्स 1000 साल पहले लिखे हुए हैं। हाँ, यानी काम चल रहा है, दीनदार लोग एकेडमिक काम कर रहे हैं मुसलसल। ये एथेइस्ट है जो कह रहे हैं कि भाई एग्जिस्टेंस के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, आ जाओ इस दुनिया की मुश्किलात हल करो, इसके बारे में सोचो मत। यानी ये कह रहे हैं बंद कर लो अक्ल को इस सवाल के बारे में, और हमारी अक्लें खुली हुई है। लेकिन ये कह रहे तुम क्यों ये करते हो कि खुदा का नाम आते ही चुप बैठने में कहते हो, यानी कि हो उल्टा रहा है, लेकिन ये कह रहे उसका उल्टा हो रहा है। सिर्फ मैं एक खुलासा इसी बात को, चूँकि बिलीफ और फेथ की बात हुई है, देखें इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में अगर मैं खुलासा करूँ एक ही जुमले में, तो बिलीफ का जो राबता है वो नॉलेज और इल्म से, ठीक है, यानी खुदा है, और इस्लाम ने आके ये कहा है कि ऐसे ही नहीं मानना है आपको, ठीक है, इल्म तक पहुंचना है, यानी आर्ग्यूमेंट्स लाना है, अपने लिए साबित करना है आपको, ठीक है, नबूवत साबित करना है, मात को साबित करना है। तो ये जब पहला मरहला जिसमें आप नॉलेज आपको आ गया, आपने जो है एक सर्टेनिटी तक आप पहुंच गए, एक बिलीफ तक आप पहुंच गए, अब मरहला होता है कि हाँ अब इसको दिल से मानो, ठीक, और इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं फेथ। और जब इंसान दिल से मानता है तो उसके जो इम्प्लीकेशंस है उस पर फिर अमल करने लगता है। तो देखें कितना ब्यूटीफुल सिस्टम इस्लाम के अंदर। यहीं पर जावेद अख्तर साहब आके कहते हैं कि भाई जब हम नेचर में देखते हैं तो जस्टिस नहीं है, मसलन शेर बकरी को खा जाता है तो कोई कोर्ट केस थोड़ी ना होता है, या इसी तरीके से। लेकिन जब ये जस्टिस जो है वो ह्यूमन क्रिएटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ह्यूमन क्रिएटेड कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि जब आप जस्टिस की बात कर रहे हैं कि आखिरत में जस्टिस होगा या दुनिया में जस्टिस चाहिए, तो इससे ये साबित होता है कि रिलीजन भी जो है वो ह्यूमन क्रिएटेड है, ना कि गॉड क्रिएटेड है। जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नुक्ता यहाँ पे उन्होंने छेड़ा। और देखें जो जस्टिस की बात उन्होंने की कि नेचर में जस्टिस नहीं होता, शेर बकरी को खा जाता है और फिर कोर्ट केस नहीं होता और ये तमाम चीज़ें। देखिए जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे सेंस बनता है, इस कॉन्सेप्ट का कहाँ पे सेंस बनता है, जहाँ पे किसी तरह की एजेंसी हो, यानी ह्यूमंस के अंदर एक ह्यूमन एजेंसी है जिसको हम फ्री विल भी कहते हैं, ठीक है ना, उसके पास एक इख्तियार है। और ये एजेंसी जो है, क्योंकि मेरे पास फ्री विल है, मैं या ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, किसी का हक ले सकता हूँ या किसी का हक उसको पहुँचा सकता हूँ। तो यहाँ पर चूंकि एजेंसी है, हक को हुकूक की बात है, देख रहे हैं आप। तो जहाँ हक को हुकूक की बात है वहीं पे तो जस्टिस जो है वो मेक सेंस करेगा ना। तो पहली बात तो ये कि जस्टिस का जो माना है, पहले आप बताएं कि क्या आपकी मुराद क्या है जस्टिस से। मामूलन जस्टिस वहाँ पे है डिस्कशन ये किया कि जस्टिस को आप डिफाइन करें, तो आगे जाके मुफ्ती साहब ने कहा तो ये फिर वो ह्यूमन परसेप्शन और मेजॉरिटी लोगों के ऊपर डिस्कशन में आ गए, जो हम लोग फिलॉसफी ऑफ एथिक्स का डिस्कशन है जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में लेके आएंगे। लेकिन वो जस्टिस जो मायना में दुनिया में है, आप कह रहे हैं कि वो नेचर में है, वहाँ पर ऑर्डरली होना जो है वो जस्टिस उससे मुराद है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स में जब आते हैं तो जस्टिस का माना एक डिफरेंट माना होता है।
और वो जस्टिस का माना क्या है, वहाँ पर ऑर्डर, वहाँ पर जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दो टर्मिनोलॉजी को उन्होंने इस्तेमाल किया, इसको भी यहीं पर एक्सप्लेन कर दें। जी, तो इसी के जवाब में मुफ्ती साहब ने यही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और सब्जेक्टिव मोरालिटी को प्रेजेंट किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, यानी उसका आंसर यही है, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं थी कि वो एक्सप्लेन कर पाए। तो देखिए, सब्जेक्टिव मोरालिटी या सब्जेक्टिव लॉ ये होता है कि आप लोग अग्रीमेंट करते हैं अपने दरमियान बैठ के कि ये काम हम लोग नहीं करेंगे, ये काम बुरा है, ये काम अच्छा है, ये करना पड़ेगा। और अब ये लोगों को रोकने के लिए पनिशमेंट वगैरह भी आप उसके लिए रख देते हैं। जहाँ पे इस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि ये सही है, ये गलत, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव लॉ या सब्जेक्टिव मोरालिटी। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का माना यही होता है, एक रियलिटी जो हमारे प्रेफरेंसेस से इंडिपेंडेंट हो, यानी दैट वाटर इज़ हॉट, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बिकॉज इवन इफ आई प्रेफर इट नॉट टू बी हॉट, वो हॉट ही है। मेरे प्रेफरेंस, मेरी एग्रीमेंट, मेरी चाहते उस रियलिटी में कोई असर नहीं रखती। एक होता है कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वी शुड नॉट डू दिस, मिसाल के तौर पर ट्रैफिक रूल्स या लेफ्ट हैंड ड्राइव या राइट हैंड साइड ड्राइव या राइट हैंड साइड ड्राइव, ये अच्छा एग्जांपल है डिसीजन मेकिंग के वजह से बनने वाली शुड और ऑट और गुड एंड बैड। फॉर एग्जांपल, यानी देखे, अब जब कानून बनाना है तो कुछ कंट्रीज़ ने कानून बना दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड से ही ड्राइव करो, नहीं तो जरीमा, आपको फ़ाइन होगी, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर जेल वगैरह जाना पड़ेगा अगर आपकी गलती है। और कुछ कंट्रीज़ ने आके कहा कि राइट हैंड साइड। खूब, दिस वाज अ मैटर ऑफ चॉइस, लेकिन तो ये हो गया सब्जेक्टिव, यानी प्रेफरेंस, योर प्रेफरेंस, सम पीपल्स प्रेफरेंस रिजल्टेड इन गुड एंड बैड। लेकिन देखिए, यहीं पे आप सोचे कि क्या सारी चीज़ें इस तरह से बैठ के गुड एंड बैड हो सकती है? हत्ता ये भी जो आपने डिसाइड किया कि एक ही साइड से जाना है, सिर्फ प्रेफरेंस कर ले लो कि आपको कौन सी पसंद है, राइट या लेफ्ट, लेकिन ये तो आप समझ गए थे कि एक ही साइड से जाना है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही साइड से नहीं, कोई हर बंदा हर तरफ से जाने लगेगा तो सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। सेफ्टी इज़ गुड, ये थोड़ी ना मैटर ऑफ डिसीजन और प्रेफरेंस है, ये तो एक फैक्ट है जिसको अगर कोई डिनाई करे तो उससे हम कहेंगे भाई तू ये क्या कर रहा है, ये तो होना ही है। यानी दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस के यू सिट एंड डिसाइड के सेफ्टी इन ड्राइविंग इज गुड और बैड। भाई वो तो अच्छी है ही, इसीलिए आप सेफ्टी तक कैसे पहुंचा जाए उसके अंदर प्रेफरेंस है, लेकिन खुद सेफ्टी का होना, इसी तरीके से जो हमारा आर्ग्यूमेंट है जस्टिस का होना, वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी कभी प्रेफरेंस, दोनों प्रेफरेंस इक्वल होते हैं, उसको मुहक्कक करने में, उसको वजूद में लाने, इसलिए वहाँ पे सब्जेक्टिव लॉ, सब्जेक्टिव मोरालिटी चल जाती है, आप चूज कर ले। लेकिन ये चूज भी हम इसलिए करते हैं ताकि एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, एक ऑब्जेक्टिव गुड था जिस तक हमें पहुंचना था, और दैट वाज नेवर मैटर ऑफ योर चॉइस। तो इसी वजह से अगर हम कोई ऐसा प्रेफरेंस करें कि जिससे केओस हो रहा है, ठीक है, तो हत्ता सारे मिल के कर लें, ये आपस में जमा हो जाए सब कुछ, हम कहें कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें अनारशी आ जाए मसलन, हाँ, या अफरा तफरी हो जाए, कोई कबूल करेगा? नहीं करेगा। यहीं पर उनका आर्ग्यूमेंट भी ले आते हैं एक बार कि यहाँ पर हम लोग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, यानी जब हम लोग जस्टिस की बात करते हैं या जस्टिस क्या है इसका डेफिनेशन देते हैं, तो हमने कहा कि भाई जस्टिस जो है वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है जो मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, यानी ह्यूमन प्रेफरेंसेस के बेस के ऊपर नहीं है, क्योंकि हर इंसान जिसको सजा मिलेगी उसको नहीं पसंद है मुझे सजा मिलेगी, एग्जैक्टली यही, तो वो नहीं चाहेगा कि सजा मिले। और कोई एथेइस्ट ये नहीं कहेगा कि भाई जो जुर्म करता है अगर वो प्रेफर करता है उसे सजा ना मिले तो ठीक है ना दो, ये कोई भी एथेइस्ट भी नहीं कहेगा। जस्टिस ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। लेकिन हम लोग पीछे जाते हैं तो जो उनकी जो एक बहुत वायरल रील भी हुई है जहां पर एथिक्स और फिलॉसफी का बेस क्या है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज जस्टिस,
तो जब उनसे पूछा गया जावेद अख्तर साहब से कि भाई जस्टिस क्या होती है या मॉरलिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होती है, उनसे जस्टिस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी लोग मिलकर डिसाइड करें वो जस्टिस होगी। तो उन्होंने कहा कौन सी मेजॉरिटी? तो हाँ देखिए, ये वहीं पे ये आर्ग्यूमेंट की वीकनेस वहीं पे साबित हो गई कि उन्होंने कह तो दिया मेजॉरिटी, फिर जब काउंटर क्वेश्चन हुआ तो उनको चेंज करना पड़ा ना पूरे दुनिया की मेजॉरिटी। फिर कुछ टाइम के बाद वो खुद उन्होंने वो पशेमान हो गए। ही स्टार्टेड रिग्रेटिंग, ही इज लाइक इवन इफ आई हैड सेड दैट, उसे हटा दे, लोग तो समझ लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अब यहाँ से मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा कि मोरालिटी विदाउट गॉड इज़ नॉट पॉसिबल। लोग समझ लेते हैं यानी क्या? यानी फितरत, यानी इस तरीके से बनाया गया है लोगों को कि वो समझ लेते हैं एटलीस्ट कुछ जगहों पे कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, ये एक्चुअली मैं एक जगह पढ़ रहा था, ये एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट कि इंसान खुद समझ सकता है, ये दलील है कि इंसान खिलकत खुदा है, इंसान इज अ क्रिएशन। एक बड़ा कॉन्शियस है वहां पे जिसके अंदर ये गुड एंड बैड की सलाहियत है, इंडिपेंडेंट सलाहियत है, जिसने इसको बनाया है ना, बनाया है, और इसको फितरत पे पैदा किया है, जिस फितरत के मुताबिक वो खुद जस्टिस को देख के, मिसाल के तौर पर जस्टिस आपको ट्रेन नहीं करना पड़ता है। एक बच्चे को अगर कोई तमाचा मार रहा है तो आप खुदा को मारे, दीन को माने, कुछ भी नहीं माने, आप बोलेंगे कि ये जुल्म हो रहा है। मुझे बताएं किसने कहा आपको ये बोलने के लिए कि जुल्म हो रहा है? आपने कौन से कानून से सीखा? कौन से पार्लियामेंट में बैठ के ये बच्चा उसने एग्रीमेंट की थी? नहीं किया। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस, अल्लाह ने जो कुरान में खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी फितरत पे पैदा किया है, यहाँ पर ये समझ में आता है। तो ये जावेद अख्तर साहब का जो आर्ग्यूमेंट है, एक्चुअली यही बेस आर्ग्यूमेंट बनता है खुदा के वजूद को साबित करने के लिए कि तुम्हें एक फितरत पे पैदा किया गया, और वो फितरत जो है वो अल्लाह ने खल्क की है, तुम्हें ऐसा खल्क किया गया है कि तुम हमेशा जस्टिस के ख्वाह रहते हो, हमेशा तुम जस्टिस को चाहते हो।